हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द एफएम रिवीजन सीरीज। और इस रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा लिवरेजेस। लिवरेजेस में कुछ समझ नहीं आता यार कि ये लिवरेजेस आखिर है क्या। बहुत सी बार इसका हिंदी मीन समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी मीन भी अगर मैं बताऊंगा ना तो बहुत बहुत लगेगा यार कि ये क्या हो गया है। उत्तोलक, इसका हिंदी मीन है उत्तोलक। तो इससे अच्छा तो लिवरेजेस ही ज़्यादा ठीक लग रहा है, राइट। तो ये लिवरेजेस आखिर है क्या, राइट। इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि लिवरेजेस एक एलिमेंट का इम्पैक्ट दूसरे एलिमेंट पे जज करके बताता है। लिवरेजेस का मीन क्या है कि अगर एक एलिमेंट में कोई चेंज हुआ तो उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इट्स कॉल्ड लिवरेजेस। एक एलिमेंट में चेंज होने की वजह से दूसरे एलिमेंट में कितना चेंज हो रहा है, इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ लिवरेजेस। अब वो एलिमेंट्स के नाम चेंज होते रहेंगे। पहला एलिमेंट अगर सेल है और दूसरा एलिमेंट अगर ईबीआईटी है, पहला एलिमेंट अगर सेल है और दूसरा एलिमेंट ईबीआईटी है, तो इस लिवरेजेस का नाम हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। पहला एलिमेंट अगर ईबीआईटी है और दूसरा एलिमेंट अगर ईपीएस है तो उसका नाम हो जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब एलिमेंट चेंज होते गए और लिवरेज का नाम चेंज हो जाएगा। लिवरेज का बेसिक मीन क्या है, एक एलिमेंट का इंपैक्ट दूसरे एलिमेंट पे, राइट। कितना इंपैक्ट, तो इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ लिवरेज, राइट। तो तीन ही टाइप की लिवरेजेस होती है जिसको हम अगर एक ही चार्ट में समझना चाहें तो अगला चार्ट आपको एक क्लैरिटी दे देगा कि ये तीन टाइप की लिवरेजेस होती है। डीओएल जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस और डीसीएल डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज तो अगर हमने इन दो को समझ लिया ना तो कंबाइंड मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड लिवरेज है, राइट। मतलब हमें समझना इन दो को ही है, कंबाइंड तो ऑटो डिराइव हो जाएगा, करेक्ट। अब एलिमेंट की अगर बात करें तो डीओएल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी दीवार वन जो है, राइट। एलिमेंट वन एक दीवार में चेंज होने की वजह से दूसरी दीवार में कितना चेंज आ रहा है, इट्स कॉल्ड लिवरेज। अब इसकी दीवार वन जो है, राइट, दीवार वन है सेल्स। तो दीवार टू जो है इसकी, राइट, इसमें चेंज होने की वजह से इसमें जो चेंज आ रहा है वो है ईबीआईटी। अभी भी 100% हो सकता है कि क्लैरिटी ना हो, आपका क्लास को बहुत टाइम हो गया हो, भूल गए हो सारी चीजें। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि डीओएल 3 टाइम्स है, डीओएल 3 टाइम्स है, ये इन टाइम्स निकलता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस 3 टाइम्स है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि सेल में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में 3 टाइम्स का चेंज होगा। अभी भी क्लैरिटी नहीं आई, एक और इसमें एग्जांपल ऐड ऑन करते हुए जाते हैं और 100% क्लैरिटी पे पहुंच जाएंगे कि सेल में 1% का अगर चेंज हुआ, चेंज कौन सा भैया, प्लस की माइनस, कुछ भी मान लो, राइट। हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, अभी कुछ भी मान लो, वट एवर द चेंज इट इज, 1% का अगर चेंज हुआ या तो प्लस या माइनस, तो ईबीआईटी में 3 टाइम्स के हिसाब से 3% का चेंज होगा। मतलब सेल अगर 1% से बढ़ी तो ईबीआईटी 3% से बढ़ेगा। सेल अगर 2% से बढ़ी तो ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा, 3 टाइम्स का इंपैक्ट आएगा। सेल अगर 3% से बढ़ी तो ईबीआईटी 9% से बढ़ेगा। बोले सर अगर गिरी तो कोई दिक्कत नहीं। सेल अगर 4% से गिरी तो ईबीआईटी भी गिरेगा ही, कितने परसेंट से, 3 टाइम्स यानी कि 12% से गिरेगा। सेल अगर 5% से गिरी तो ईबीआईटी 3 टाइम्स 15% से गिरेगा एंड सो ऑन। अब समझ गए होंगे कि अगर सेल में प्लस चेंज हुआ तो ईबीआईटी में भी प्लस ही चेंज होगा, सेल अगर माइनस चेंज हुआ तो ईबीआईटी में भी माइनस चेंज होगा, राइट। कितने टाइम्स का इंपैक्ट आएगा, 3 टाइम्स का। व्हाट इट, डीएफएल का मतलब क्या है, डीएफएल का मतलब भी सेम है, बस इसमें एलिमेंट 1 ईबीआईटी है और एलिमेंट 2 ईपीएस है। लेट्स से कि ये 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब है कि ईबीआईटी में अगर कोई भी चेंज होगा, ईबीआईटी में अगर कोई भी चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट ईपीएस पे 4 टाइम्स से आएगा। प्लस चेंज होगा तो प्लस, माइनस चेंज होगा तो माइनस, करेक्ट। एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन जो यहां था, बस एलिमेंट 1 चेंज हो गया, एलिमेंट 2 चेंज हो गया, करेक्ट। और अगर सेल का सीधा इंपैक्ट ईपीएस पे आ रहा है, सेल का सीधा इंपैक्ट ईपीएस पे, राइट, तो उसको हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। वही सेम अगर ये मान लो 12 टाइम्स है, लेट्स से 12 टाइम्स से मतलब सेल अगर 1% से चेंज हुई तो ईपीएस आपका 12% से चेंज होगा। सेल अगर 2% से चेंज हुई तो आपका ईपीएस 12 टाइम्स यानी कि 24% से चेंज होगा। चेंज में भी प्लस, चेंज में भी माइनस, डिपेंड करेगा कि आपका पहला एलिमेंट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है।
करेक्ट। इससे और ज्यादा क्लियरिटी शायद अगला वाला चार्ट आपको दे देगा, जिसमें सिक्वेंशियली लिखा गया है कि सेल का इंपैक्ट अगर ईबीआईटी पे आता है तो हम उसको डीओएल बोलते हैं, ईबीआईटी का इंपैक्ट अगर ईपीएस पे आता है तो उसको हम डीएफएल बोलते हैं, और अगर इस बीच वाले एलिमेंट को हटा दें, सेल का सीधा इंपैक्ट ईपीएस पे लेना चाहे तो उसको हम डीसीएल बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अभी तक हमने केवल मीन समझा, इसकी कैलकुलेशन नहीं समझी। इसकी कैलकुलेशन अभी आगे वाले पन्नों पे आएगी, राइट, डू नॉट वरी, राइट। और जैसे जैसे पन्ने स्क्रॉल करते जाऊं, आप देखना मत, मैं एक एक चीज समझाऊंगा, राइट। आप पूरा फोकस वहां शिफ्ट मत कर देना कि यार वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, इधर उधर क्या लिखा, पूरा पन्ना भरा हुआ मिले, तो एक एक चीज आप देखने की कोशिश मत करना, एक एक चीज पे मैं लेके आऊंगा आपको, और जहां मैं जिस पोर्शन पे लेके आ रहा हूं उसी पोर्शन को देखना, पूरे पन्ने को एक साथ देखने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट, यानी कि सेल का इंपैक्ट ईबीआईटी पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। मीन समझ आ गया, कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है, जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। लेट्स से कि ये 3 टाइम्स जो आया हमारा, ये 3 टाइम्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 3 टाइम्स इंडिकेट कर रहा है आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग रिस्क को। अगर ये 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ, 10 टाइम्स हुआ, 12 टाइम्स हुआ, 15 टाइम्स हुआ, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इट मींस आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेल में 1% का भी अगर चेंज हो गया तो ईबीआईटी में, अगर ये 15 टाइम्स हुआ तो ईबीआईटी में 15% का चेंज होगा। अब बोलोगे सर अच्छी बात है ना, ये तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो और अच्छी बात है कि सेल 1% से बढ़ाई तो इधर ईबीआईटी 15% से बढ़ जाएगा। गिर भी तो सकता है। हम ये कैसे मान सकते हैं कि सेल बढ़ेगी ही बढ़ेगी? गिर गई तो, अगर सेल 2% से गिरी तो ईबीआईटी आपका 30% से गिर जाएगा। दैट्स वाई रिस्क है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि केवल नुकसान है, रिस्क का मतलब ये है कि नुकसान फायदे दोनों के चांसेस रहते हैं, राइट। लेकिन फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों के चांसेस है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिस्क, राइट। ये ऑपरेटिंग रिस्क का इंडिकेशन है। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगा उतना ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगा। इसके फॉर्मूले को अगर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट। याद हो गया क्या फॉर्मूला? आपके ये वाला चैप्टर मुझे नहीं लगता इस वाले चैप्टर के 3 ही फॉर्मूले और तीनों आपको याद होंगे, राइट। जस्ट रिकॉल ही कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सिंपल, राइट। और आगे बढ़े तो एक फॉर्मूला कभी कभी परसेंटेज टर्म में भी आता है कि अल्टीमेटली डीओएल का बेस क्या है, किसमें चेंज होने की वजह से किसमें चेंज हो रहा है। सेल में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में चेंज हो रहा है, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से सेल में चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, सेल में चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी में चेंज हो रहा है। मतलब बेस क्या है? बेस इज सेल, राइट। ये बेस है, इस पे ये ईबीआईटी डिपेंडेंट है। ईबीआईटी किस पे डिपेंडेंट है? सेल पे। तो ये ध्यान रखना कि परसेंटेज वाला फॉर्मूला जब हम लगाने जाएंगे तो बेस जो है वो डिवाइड में होता है, हमेशा बेस डिवाइड में होता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऐसा फॉर्मूला भी लग सकता है। कभी कभी इंफॉर्मेशन ऐसी आ सकती है कि सेल में 5% का चेंज हुआ और ईबीआईटी में 15% का चेंज हुआ, तो बताओ डीओएल कितना रहा होगा? तो 3 टाइम्स, सीधा सीधा आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 टाइम्स का चेंज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि हर 1% में चेंज होने की वजह से, हर 1% में चेंज होने की वजह से कितने टाइम्स का चेंज आएगा। तो हर 1% सेल में चेंज होने की वजह से कितने परसेंट चेंज ईबीआईटी में आएगा। एवरी 1% change in cell will result in how many % change in EBIT? करेक्ट। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए, राइट, और अगली सीरीज में एलिमेंट 1 अगर ईबीआईटी कर दे और एलिमेंट 2 अगर हम एलिमेंट 1 ईबीआईटी कर दें और एलिमेंट 2 हम ईपीएस कर दें तो वो हो जाएगा डीएफएल। डीएफएल इज द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, राइट। डीएफएल इज द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से आता है, वो रिस्क जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने की वजह से आता है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ये फॉर्मूला यहीं तक रह जाएगा।
लेकिन अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड का एक एलिमेंट और जुड़ जाता है, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद आता है राइट हमारे स्टेटमेंट में P&L में, तो उसको भी हम टैक्स के पहले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट हम जितने भी देख रहे हैं वो सब टैक्स के पहले के हैं, तो एक एलिमेंट टैक्स के बाद का नहीं हो सकता राइट। फॉर द पर्पज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट इसको भी हम टैक्स के पहले ला रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 1 - T कर रहे हैं। तो EBIT में से EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, करेक्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं भी हो सकता है अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, करेक्ट। जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, करेक्ट। इसका परसेंटेज वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो बेस क्या है? बेस इज EBIT, तो वो डिवाइड में आएगा परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इट्स द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ये जितना ज्यादा होगा उतना फाइनेंशियल रिस्क कंपनी में ज्यादा होगा। एक और इंडिकेशन मैं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में बता देता हूं राइट। कंसेप्ट समझ रहे हैं हम सारे अभी, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे सारे एक साथ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड करता है कि फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है। फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी आपके बिजनेस में उतना DOL ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अब ये फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी ये वाला एलिमेंट उतना छोटा होगा, और जब आप डिवाइड किसी छोटे अमाउंट से करोगे तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हाई हो जाएगा। मतलब सिंपल सा गणित है कि DOL इज टोटली डिपेंड ऑन फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट कम है तो DOL कम होगा, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो DOL ज्यादा होगा राइट। आप कुछ भी एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख लेना, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करो तो फिक्स कॉस्ट को चेंज करते हुए जाना, कभी कम करना कभी ज्यादा करना, तो ऑटोमेटिक आपके रिजल्टेंट वैल्यू आपको दिखती हुई जाएगी कि फिक्स कॉस्ट बढ़ाने पे DOL पे क्या इंपैक्ट आ रहा है राइट। ठीक। DFL की अगर बात करें तो DFL डिपेंड करेगा इंटरेस्ट पे, कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा या प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड होगा जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा आपका DFL उतना ज्यादा होगा। इसीलिए तो इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है राइट, कि फाइनेंशियल रिस्क मतलब जितना ज्यादा आपका डेट का बर्डन होगा, जितना ज्यादा आपका फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली? कैपिटल स्ट्रक्चर वाली फिक्स कॉस्ट, जिस कैपिटल पे हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी है उतना बर्डन जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल रिस्क आपको ज्यादा दिखेगी क्योंकि DFL ज्यादा दिख रहा है, करेक्ट। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड जितना ज्यादा होगा DFL उतना ज्यादा होगा। आप एग्जांपल लेके खुद सॉल्व करके देख लो, सेम डेटा लो और डेटा में इंटरेस्ट चेंज करते जाओ, बढ़ाते जाओ, आपको लगेगा कि DFL बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। और आगे आए DCL इज नथिंग बट DCL इज जस्ट एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ DOL एंड DFL। चलो DOL और DFL के फॉर्मूले लिख देते तो ऑटोमेटिक DCL का फॉर्मूला बन ही जाएगा। DOL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू EBIT अपॉन EBT। मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस भी लिख लेंगे अभी राइट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT बना ये फॉर्मूला। आप चाहो तो ये दोनों अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करो, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा तो बात एक ही, क्योंकि EBIT से EBIT कैंसिल हो गया। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मूला मुझे बनाना है DCL का तो बना सकता हूं क्या मैं? बताओ, DOL मल्टीप्लाई DFL राइट। DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, करेक्ट, मल्टीप्लाई EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - T, करेक्ट। EBIT से EBIT कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हम आसानी से बना लेंगे। DOL और DFL को मल्टीप्लाई करके DCL पे पहुंचना है। DCL क्या इंडिकेट कर रहा है? DCL इज द इंडिकेटर ऑफ टोटल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों जब कंबाइंड हो गई तो क्या बन गया? टोटल रिस्क। तो DCL इज द इंडिकेटर ऑफ टोटल रिस्क, गॉट इट राइट। फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क दोनों इसके अंदर शामिल हो गया। शॉर्ट सारे फॉर्मूले वाइज क्लियर हो आप, हर एक चीज क्लियर है। तो हम क्वेश्चंस पे जाते हैं और वाकई में लिवरेजेस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लिवरेजेस चैप्टर इतना ही है राइट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
बस अब क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस में डेटा को आपको आइडेंटिफाई करके राइट कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये लिखना है, ठीक। तो लिवरेजेस टॉपिक में हम जाते हैं। ये थोड़ा सा आज का हमारा लेक्चर जो है, रेगुलर लेक्चर्स हमारे 1.25 घंटे 1.5 घंटे के हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज का लिवरेजेस वाला टॉपिक विद क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, राइट। तो अच्छा है, टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा रिवीजन का टारगेट सारे कंसेप्ट कवर करते हुए जितना प्रिसाइज टाइम में हो पाए उतना अच्छा है। चलो, तो अब हम आ रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो 2 को सॉल्व करते हैं। अब 2 में इन्होंने दिया है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स ए बी सी डी। सबका निकालना है आपको। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। माइंड में फॉर्मूला आ गया होगा। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक। कंट्रीब्यूशन का मतलब पता है ना हम लोगों को। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब सेल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है और नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं। तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। तो जब भी हम लिवरेजेस के क्वेश्चंस करेंगे, ये ध्यान रखना है हमें कि हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में वो प्रॉफिटेबिलिटी वाला स्टेटमेंट बनाएंगे, जहां कंट्रीब्यूशन, EBIT ये सब कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस टेबल में हम लिखेंगे सेल्स, इस टेबल में हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कैसे आएगी? सेल आएगी भैया 5000 यूनिट थे, 5000 यूनिट एट द रेट 20। तो 5000 मल्टीप्लाई 20 किया तो कितना आया ये? 5000 मल्टीप्लाई 20 1 लाख। तो यहां लिख देंगे 1 लाख, करेक्ट। ऐसे सब कर लेंगे हम। 5000 मल्टीप्लाई 32, 5000 मल्टीप्लाई 50, 5000 मल्टीप्लाई 70, राइट। तो 5000 मल्टीप्लाई 32 ये करेंगे तो कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाई 32 160, 1,60,000, ठीक है। फिर 5000 मल्टीप्लाई 50 2,50,000 और 5000 मल्टीप्लाई 70 3,50,000। माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दिया है आपको, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दिया है। तो 6 रुपए, 16 रुपए, तो 6 इंटू 5000, 16 इंटू 5000, 20 इंटू 5000, 50 इंटू 5000, राइट। सबको 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 5000 कितना हो गया? 30,000। 30,000 ये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन आ गया 70,000, ठीक। अगला है 16 इंटू 5000। 16 मतलब आधा है, आधा है तो 80,000 हो गया ये। 80,000, यहां पे भी 80,000, ठीक है। फिर 20 इंटू 5000 1 लाख, तो 1 लाख हो गया। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 1.5 लाख, ठीक है। अगला देखें तो 50 इंटू 5000 2.5 लाख, 2,50,000, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 1 लाख, करेक्ट। माइनस हम करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट, राइट। बहुत इत्मीनान से हम आराम से देख रहे हैं। माइनस इसमें करेंगे फिक्स कॉस्ट 80, 40, 2 लाख 0, ठीक है। तो 80,000, 40,000, 2 लाख और 0, ठीक। तो आपका आ गया EBIT। EBIT कितना कितना आया? 10,000 नेगेटिव, फिर 40,000 पॉजिटिव, फिर 50,000 नेगेटिव और 1 लाख पॉजिटिव। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? DOL। DOL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000। लेकिन आपको ये लगेगा यार सर ये तो माइनस है। एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है यहाँ पे कि जब भी टाइम्स वाली गणित होती है, राइट। टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जो भी टाइम्स वाली गणित होती है उसमें हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। उसका रीजन ये है कि टाइम्स मतलब प्लस माइनस दोनों ही है वो, राइट। एक स्पेसिफिक साइन नहीं लिखता। हमने 3 टाइम्स लिखा ना,
3 टाइम्स का मतलब ही ये प्लस माइनस दोनों है, बस लिखते नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्पेसिफिक अगर यहाँ आपका जो साइन आ रहा है वो माइनस आ रहा है तो आपको लग रहा है -7 नहीं होगा, राइट? -7 का एक्सप्लेनेशन करने जाओगे तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट। -7 का अगर 7 प्लस होता तो क्या होता कि सेल में 1% का इजाफा हुआ तो ईबीआईटी में 7% का इजाफा होगा। माइनस का एक्सप्लेनेशन अगर अपोजिट देने जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गलत है, कि सेल में 1% का इजाफा होगा तो ईबीआईटी 7% से गिरेगा। सेल बढ़ रही है, ईबीआईटी गिरेगा, सेल गिरेगी और ईबीआईटी बढ़ेगा। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है क्या कि सेल गिरने पे ईबीआईटी बढ़ जाए? नहीं हो सकता ऐसा। तो ये माइनस साइन को क्या करना है, इग्नोर, यानी कि डीओएल 7 टाइम्स ही होगा, ये प्लस माइनस दोनों ही होता है, ठीक है? यहाँ पे हम देखें तो 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे हम देखें तो कंट्रीब्यूशन ये 3 टाइम्स माइनस आ रहा है, लेकिन इग्नोर करना 3 टाइम्स। और यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो 1 टाइम होता है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो यहाँ डीओएल एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 टाइम को हम जनरली डीओएल बोलते ही नहीं, राइट? लिवरेजेस तो तभी होता है जब वो मल्टीपल टाइम्स में हो। अब 1 टाइम मतलब वो तो फिक्स कॉस्ट है नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो व्हेन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देयर विल बी नो डीओएल, ऐसा भी बोला जाता है थ्योरेटिकली 1 टाइम्स, करेक्ट? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, जिससे हमने कंक्लूजन सीखा कि माइनस साइन अगर डिग्री ऑफ किसी भी लिवरेज में डीएफएल, डीओएल, डीसीएल में आए तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हम कोशिश करते हैं कि आज यार एक ही टाइप के क्वेश्चंस भी मल्टीपल ले पाए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक, राइट? इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन को बस मैं इस लाइन के हिसाब से करवा रहा हूं, बस इस लाइन का मीन समझाने के लिए करवा रहा हूं, बट ठीक है पूरा पढ़ते हैं हम, राइट? और डू नॉट वरी यार, किसी के पास नोट्स है नहीं, मतलब पॉसिबल है कि आप अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं कि लेक्चर्स में आपने जो मेन क्लास है वो मुझसे की हो, राइट? लेक्चर्स अगर ये ओपनली यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें आप सब देख रहे होंगे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, बट आपके सामने क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन पढ़ के ऑटोमेटिक जवाब दे सकते हैं। तो आपके पास नोट्स है या नहीं कोई लेना देना नहीं है, वी आर बिल्डिंग द कंसेप्ट। इसके बाद आपके पास जो बुक्स हैं, राइट, मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, उसके बाद आपके पास पास्ट एग्जाम्स के स्कैनर्स होंगे, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। वी आर बिल्डिंग द कंसेप्ट्स, राइट, रिवाइजिंग द कंसेप्ट इटसेल्फ, राइट? क्योंकि बिल्ड तो आप पहले ही कर चुके हो, हम केवल बस रिकॉल कर रहे हैं, राइट, रिफाइन कर रहे हैं, माइंड पे थोड़ी बहुत कहीं ब्लर हो गया है वो कंसेप्ट, उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है? फर्म्स डिटेल आर एज अंडर, सेल्स दिए 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 50%, मतलब 12 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया है 10 लाख, ठीक है? इट हैज बोरोड रुपीज 10 लाख एट द रेट 10% पर एनम, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है 100 रुपए की। क्या काम का है हमें नहीं पता, लेकिन यहां तक का डेटा तो हमारे काम का ये पता चल रहा है, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट भी तो करेंगे तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। अब ये इक्विटी का डेटा क्या काम का है अभी तो समझ नहीं आ रहा, राइट? देखेंगे कि आगे इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा है उसमें इक्विटी का डेटा काम का है तो ठीक, नहीं तो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, राइट? देखते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज डीओएल पूछा है आपसे, राइट? फाइनेंशियल लिवरेज डीएफएल पूछा है, कंबाइंड लिवरेज डीसीएल पूछा है। ये दोनों आ गया तो ऑटोमेटिक डीसीएल को तो हम दोनों मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, करेक्ट? अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्यों ना हम एक स्टेटमेंट बना दें, राइट? ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, अब हम कर रहे हैं नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3। एक स्टेटमेंट बना दे जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाए, राइट? स्टेटमेंट बना के एग्जाम में आप ऐसे ही करना, तो स्टेटमेंट बना के आपको सारी वैल्यूज लिख लेनी है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक? सेल्स दिया है डायरेक्टली 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है 50% मतलब 12 लाख, 12 लाख दिया है तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया कितना 12 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट दिया है 10 लाख, तो 10 लाख हमने लेस कर दिया तो ये हमारा आ गया ईबीआईटी कितना 2 लाख, ठीक है? माइनस करेंगे इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? बोरोइंग कैपिटल है 10 लाख की और 10% का इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख, तो ये हमारा आ गया ईबीटी कितना
अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, ये 1 लाख। ठीक, आगे की इंफॉर्मेशन नहीं है और आगे का स्टेटमेंट हमें बनाना भी नहीं है, राइट। ठीक, अब हम इसमें फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले DOL का फॉर्मूला बोल के बताओ एक बार जरा। DOL इज इक्वल टू क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जिसको मैं EBIT बोल सकता हूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सिंपल सा फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन इज 12 लाख और EBIT इज 2 लाख, तो ये क्या आया, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या है कि एवरी 1% चेंज इन सेल्स, DOL है, DOL की दीवार 1 क्या है, सेल, दीवार 2 क्या है, EBIT। ये ध्यान रखना है हमको हमेशा कि DOL है मतलब सेल का कनेक्शन EBIT से, TFL है मतलब EBIT का कनेक्शन EPS से, TCL है मतलब सेल का कनेक्शन सीधा EPS से, करेक्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है बस। तो इसका मेन क्या है, इसका मेन ये है कि सेल में अगर 1% का चेंज करोगे तो EBIT में 6% का 6 टाइम्स का चेंज आएगा। सेल में अगर 5% का चेंज करोगे तो EBIT में 6 टाइम्स के हिसाब से 5 × 6 टाइम्स 30% का चेंज आएगा, करेक्ट। तो ये पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर क्या होगा, DFL का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, जिसको मैं EBT बोल सकता हूं, EBIT अपॉन EBT। चलो स्टेटमेंट में देखते हैं, EBIT कितना 2 लाख, EBT कितना 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 2 टाइम्स आएगा ये, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इट्स कमिंग 2 टाइम्स, करेक्ट। अब DCL की बात करें, 2 टाइम्स का मतलब क्या है, पहले मीन भी समझ लेते हैं। 2 टाइम्स का मीन क्या है कि EBIT में कोई भी अगर चेंज होगा तो EPS में 2 टाइम्स का चेंज होगा। EBIT अगर 5% से बढ़ा तो EPS 10% से बढ़ेगा। EBIT अगर 7% से गिरा तो EPS 7 का 2 टाइम्स 14% से गिरेगा, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 DCL, DCL को हम बोल सकते हैं DOL हमारे पास है, DFL हमारे पास है, तो DCL आ ही जाएगा 6 × 2 यानी कि 12 टाइम्स, करेक्ट। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये कि सेल का इंपैक्ट सीधा EPS पे जज कर रहा है कि सेल में अगर 1% का चेंज आया तो EPS में 12 टाइम्स के हिसाब से 12% का चेंज आएगा। सेल में अगर 2% का चेंज आया तो 24% का चेंज आएगा। सेल में अगर 3% का चेंज आया तो 36% का चेंज आएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, करेक्ट। ठीक, ये 3 पार्ट हो गए। इसके लिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिया, नंबर 4 और 5 के लिए लिया। 4 तो रेशियो एनालिसिस का हिस्सा है, राइट। 4 को हम सीधा चाहे तो यहाँ समझ सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ROI का एक फॉर्मूला होता है EBIT, प्री टैक्स वाला, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट बोरोड फंड, ये सब मिला के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है। तो EBIT हमारा इस क्वेश्चन में है 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख, इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 10%। तो ROI इज 10%, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट नंबर लास्ट जो लिवरेजेस का चैप्टर का ही क्वेश्चन है, इससे ही कनेक्ट करना है कि इफ सेल इज इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT। इन्होंने बोला सेल अगर 6 लाख से बढ़ती है तो नया EBIT क्या होगा। तो पहले तो ये बताओ सेल का इंपैक्ट EBIT पे कौन जज करके दे रहा है, DOL, DFL या DCL। सेल का इंपैक्ट पूछा किस पे, EBIT पे। अगर यही सेल का इंपैक्ट EPS पे पूछा होता तो अलग डिग्री कनेक्ट होता। सेल का इंपैक्ट EBIT पे पूछा है तो DOL इंपैक्ट करेगा, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, DOL। और DOL अगर हम देखें तो DOL कितना आया था हमारा, DOL 6 टाइम्स आया था। तो मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है क्या सेल 6 लाख से बढ़ी, सेल 6 लाख से बढ़ी तो EBIT 6 टाइम्स के हिसाब से 36 लाख से बढ़ जाएगा। इज इट करेक्ट? नहीं, ये डिग्री जो है लिवरेजेस की डिग्री अमाउंट पे काम नहीं करती, ये लिवरेजेस की डिग्री परसेंटेज पे काम करती है
कि सेल 6 लाख से बढ़ी तो ईबीआईटी 6 टाइम्स के हिसाब से 36 से नहीं बढ़ेगा। पहले ये देखो कि सेल 6 लाख से जो बढ़ी वो पुराने के कंपैरिजन में कितने परसेंट से बढ़ी, कि पुरानी सेल थी 24 लाख और ये 6 लाख से बढ़ी तो कितने परसेंट से बढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 करोगे तो इट्स कमिंग 25%। सेल इज इंक्रीजिंग बाय 25%। ये अब काम करेगा कि सेल अगर 25% से बढ़ी तो ईबीआईटी 25% का 6 टाइम्स के हिसाब से बढ़ेगा, राइट। तो मैं पहले इसको डिग्री से कनेक्ट कर रहा हूं 5 पॉइंट नंबर 5 को, उसके बाद मैं स्टेटमेंट बना के क्रॉस वेरीफाई भी करवा दूंगा, राइट। कि हम देखते हैं कि सेल कितने परसेंट से बढ़ी, सेल इज इंक्रीजिंग बाय कितने परसेंट, 25%, जिसकी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में इससे पहले ही बतानी होगी, राइट। मैंने बताई अभी 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100। सेल इज इंक्रीजिंग बाय 25% एंड DOL is 6 times. तो therefore EBIT will increase by, EBIT कितने परसेंट से बढ़ेगा, 6 टाइम्स से। तो 25 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स यानी कि EBIT will increase by 150%, 150% से EBIT बढ़ेगा। ओल्ड EBIT कितना है, पुराना EBIT कितना था हमारा, पुराना ईबीआईटी जब आप टेबल में देखोगे तो पता चलेगा पुराना ईबीआईटी आपका 2 लाख है। तो नया ईबीआईटी कितना होगा, नया ईबीआईटी 150% से बढ़ जाएगा। तो पुराना ईबीआईटी 2 लाख, तो देयरफॉर रिवाइज ईबीआईटी विल बी, रिवाइज ईबीआईटी कितना होगा, रिवाइज ईबीआईटी होगा 2 लाख प्लस 150%। 2 लाख में 150% जोड़ देंगे, राइट। 2 लाख के ऊपर 150% इंक्रीज जोड़ना है तो ये टोटल आ जाएगा आपका 5 लाख। चेक इट। इस 5 लाख को हम टेबल बना के क्रॉस चेक भी कर सकते थे यार। कैसे, कि सेल अगर इंक्रीज हुई, राइट, सेल अगर इंक्रीज हुई 6 लाख से, मतलब पहले 24 से अभी कितनी हो गई, 30 लाख, ठीक है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50%, 50% मतलब 15 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 15 लाख। 15 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो 15 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा 10 लाख। तो देखो आपका ईबीआईटी कितना आ गया, आपका ईबीआईटी आ गया 5 लाख। बेसिकली लिवरेजेस चैप्टर है इसलिए कि आप जो है वो नया वाला टेबल ना भी बनाओ तो भी आप रिवाइज ईबीआईटी सीधा जज कर सकते हो कि सेल इतने से बढ़ाऊंगा तो ईबीआईटी मेरा इतना होगा, सेल इतने से बढ़ाऊंगा तो ईबीआईटी मेरा इतना होगा, सेल इतने से गिर गई तो ईबीआईटी मेरा इतना होगा, एंड सो ऑन। आपको नया टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चैप्टर आपको ये एनालिसिस सिखा रहा है। एग्जाम में क्या करें सर, टेबल बना के करेंगे, टेबल बना के क्रॉस चेक ही करना। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप अगर लिवरेजेस टॉपिक पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका आंसर लिवरेजेस के हिसाब से आया, राइट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर आएगा तो एग्जामिनर ज्यादा खुश होगा। ये वाला स्टेटमेंट तो कंफर्ट जोन हो जाएगा यार, समझ पा रहे हो, करेक्ट। चलो और आगे बढ़े, चलो लिवरेजेस की कोशिश कर रहा हूं कि सारे टाइप के क्वेश्चंस नोट्स में जो कवर्ड है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने एक बैलेंस शीट दी, काम की जो इंफॉर्मेशन होगी वो लेंगे, नहीं काम की इंफॉर्मेशन को स्किप करेंगे, राइट। वो तो बाद में पता चलेगा कि हमें क्या क्या पूछा है। तो अभी तो एक बार नॉर्मल पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दिया है। बैलेंस शीट में जनरली वो इक्विटी, डेट, रिटेन अर्निंग, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट, करंट असेट्स, ठीक, नॉर्मल बैलेंस शीट। फिर इन्होंने इनकम स्टेटमेंट दिया, सेल दिया 3,40,000, सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्होंने लेस किया जिसमें 60,000 डिप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है, तो ये आ गया 220। ये ध्यान रखना कि 60,000 डिप्रीशिएशन है, क्या डिप्रीशिएशन सेल के अकॉर्डिंग मूव होता है क्या, नहीं होता ना। तो ये 60,000 को हम मानेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, 60,000 हमारे लिए क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि एक 20 में से 60 फिक्स है तो बचा हुआ 60 क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, जो सेल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ये सेल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो लिवरेजेस टॉपिक में आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा फिक्स है कौन सा, क्योंकि उस पे तो डिपेंडेंसी है सारी, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट पे ही तो पूरा खेल है, गेटिंग माय पॉइंट। फिर ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, राइट। टैक्सेस लेस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट दिया, पूछा क्या क्या ये देखते हैं।
DOL, DFL, DCL तीनों पूछा है आपसे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा DOL के लिए? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT तो आपको डायरेक्ट गिवन है 220, कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है क्योंकि सेल में से आपको ये दो कॉस्ट कंबाइन लेस कर रखी है। हमको कौन सी कॉस्ट लेस करनी है? ओनली वेरिएबल। तो 340 में से वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60। तो 340 में से 60 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 280। यस या नो? 280 आया क्या? राइट। अगर 280 को 220 से डिवाइड कर दूंगा तो DOL आ गया। 280 को 220 से डिवाइड करूंगा तो DOL आ गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो बहुत आसान हो गया कि हमारा DOL आएगा 2,80,000, जो कि कैसे आया? सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट 60,000 का लेस किया। 60,000 वेरिएबल कैसे पता चला? 120 में से 60 अगर फिक्स है तो बचा हुआ 60 मैंने वेरिएबल मान लिया। ठीक। 280 डिवाइडेड बाय 220, 280 डिवाइडेड बाय 220 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे क्योंकि प्रेजेंटेशन पार्ट और इससे पहले हम सारा कुछ देख चुके हैं। तो 280 डिवाइडेड बाय 220 करो, इट्स कमिंग 1.27। तो 1.27 आपका हो जाएगा क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। चलो DFL बताओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ये अभी भी क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस है, तो EBIT अपॉन EBT पर रुक जाएंगे। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं। तो DFL EBIT अपॉन EBT दोनों ही गिवन है आपको। EBIT 2,20,000, EBT आपका 1,60,000। EBIT अपॉन EBT तो 220 डिवाइडेड बाय 60 नहीं 160, 220 डिवाइडेड बाय 160 करो जरा एक बार। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 तो इट्स कमिंग 1.375। 1.375 विल बी योर DFL। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं तो DCL आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो DCL या तो इन दो को मल्टीप्लाई कर दो या कंट्रीब्यूशन को EBT से डिवाइड कर दो। 280 डिवाइडेड बाय 160, 280 डिवाइडेड बाय 160 तो 1.75 विल बी योर DCL। DCL 1.75 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो 1.75 ही आएगा। करेक्ट है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला? सेकेंड पार्ट में बोला है कि इन्होंने इफ द टोटल असेट रिमेन सेम लेवल बट सेल इंक्रीज बाय 20% या डिक्रीज बाय 20%। दो अलग अलग लेवल पूछे, एक बार इंक्रीज का केस पूछा, एक बार डिक्रीज का केस पूछा। तो बताओ व्हाट विल बी द न्यू EPS? मैं क्या सुन रहा हूं ये? व्हाट विल बी द न्यू EPS? सेल का इंपैक्ट EPS पे कौन जज करके बताता है? DOL कि DCL? सेल का इंपैक्ट EBIT पे होता तो DOL होता। सेल का इंपैक्ट सीधा किस पे पूछा गया है आपसे? सेल का इंपैक्ट EPS पे पूछा है। इट मींस DCL कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेल अगर 20% से बढ़ी तो DCL 1.75 टाइम्स है। तो सेल 20% से बढ़ी तो EPS कितने परसेंट से बढ़ेगा? 1.75 के हिसाब से 20 मल्टीप्लाई 1.75 35% से। तो सेल अगर 20% से बढ़ी तो EPS हमारा कितने परसेंट से बढ़ेगा? EPS हमारा 35% से बढ़ेगा। सेल अगर 20% से गिरी तो EPS हमारा कितने परसेंट से गिरेगा? 35% से गिरेगा। बस आप पुराना वाला EPS निकाल लो, पुराने वाले EPS को एक बार 35% प्लस कर दो, पुराने वाले EPS को एक बार 35% माइनस कर दो। बोले पुराना वाला EPS कैसे निकालेंगे? हम पिछले टॉपिक में सीख के आ चुके हैं, राइट, कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो आपको दिया है, जो कि 1,04,000 है, राइट, फाइनल है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,04,000 है। 1,04,000 को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें जो कि 80,000 है, 8 लाख डिवाइड बाय 10, तो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करो जरा एक बार। 1,04,000 डिवाइडेड बाय 80,000 तो इट्स कमिंग 1.3। तो पुराना EPS हमारा 1.3 है। तो नया वाला EPS क्या होगा? एक बार 1.3 प्लस 35% 1.755 और एक बार करेंगे 1.3 माइनस 35% 0.845। तो एक आंसर होगा, राइट, प्लस 35% करके, एक आंसर होगा माइनस 35% करके। इज इट क्लियर? क्या कहानी क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो भैया अगले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक डेटा को बहुत ध्यान से देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है
कैलकुलेट वही ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, तीनों पूछा है आपसे, तीनों पूछा है, मतलब वो इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना पड़ेगा आखिरी तक। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी, मतलब टोटल 4 सिचुएशन अलग अलग। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पढ़ते हैं इत्मीनान से पढ़ेंगे, सारी चीजें इत्मीनान से करेंगे, राइट। शुरुआत में जब ऐसी चीजें आ जाती है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। बोले क्या करेंगे, सिचुएशन 1 2 1 ए बी, राइट। ऐसा तो कोई डेटा भी नहीं दिख रहा। आराम से 2-4 गहरी सांस लो, क्वेश्चन को पढ़ो। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4000 इंस्टॉल्ड। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जरूरी तो नहीं कि सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो इंस्टॉल्ड है। इन्होंने बोला एक्चुअल यूटिलाइजेशन तो हमने 75% ही किया, तो सेल में जो कन्वर्ट होगी वो तो 75% के हिसाब से 3000 यूनिट ही कन्वर्ट होगी। तो हमारी पूरी कैलकुलेशन 4000 पे बेस्ड नहीं होगी, हमारी पूरी कैलकुलेशन 3000 पे बेस्ड होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको दी है 30 रुपए, 30 रुपए इंटू क्या करेंगे 3000, करेक्ट, 3000 ही काम का है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको 15 दिया है, 3000 इंटू 15, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इन्होंने बोला सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट अलग है, सिचुएशन 2 में फिक्स कॉस्ट अलग है, मतलब यहां से ये पता चल गया हमें कि 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक सिचुएशन 1 का, एक सिचुएशन 2 का, ये पता चला। ऊपर से जब आगे गए तो इन्होंने पता चला कि इन्होंने प्लान भी अलग अलग दिए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में डेट इक्विटी अलग है और प्लान बी में डेट इक्विटी अलग है। मतलब इंटरेस्ट जब हम लेस करेंगे तो इंटरेस्ट सिचुएशन वाइज लेस नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट प्लान वाइज लेस हो रहा है। मतलब हमें टोटल 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, सिचुएशन 1 में भी प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 में भी प्लान ए प्लान बी। करेक्ट है क्या? अगर आपने ऐसा कर दिया और एक बार आपने P&L स्टेटमेंट बना दिया, आपका आंसर आ गया। मैं बोल रहा हूं इवन अभी आ गया आपका आंसर। कैसे आया? कि एक बार अगर आपने ये जजमेंट बना लिया कि कॉलम कितने बनेंगे, आंसर आ गया। मैं बोल रहा हूं चेक इट। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपने कॉलम ही बना दिए, उतने में आधा आंसर खत्म। कॉलम कैसे? सिचुएशन 1 के 2 कॉलम और उसके अंदर इंटरनल हम 2 कॉलम और बना देंगे, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, प्लान ए प्लान बी, राइट। यहां पे हमने लिखा सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, फिर यहां पे हम लिख देंगे प्लान ए प्लान बी, प्लान ए प्लान बी। अब लिखते हुए जाओ सेल। बोले सेल तो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, सेल तो सबके लिए कॉमन है। 3000@30 मतलब 90,000 90,000 90,000 90,000। सेल के साथ तो लिखा ही नहीं ना कि सिचुएशन 1 की सेल ये, सिचुएशन 2 की ये, प्लान ए की ये, प्लान बी की, कॉमन है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जस्ट आधा है, 15 रुपए, 15 रुपए यानी कि हम तो 45,000 कर देते हैं। 45,000 45,000 45,000 और 45,000, राइट। ये भी आपका सेम है। तो कंट्रीब्यूशन जो आपका आएगा, राइट, कंट्रीब्यूशन जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 45 45 45 एंड 45। यहां तक कोई चेंज नहीं आया, अब चेंज आना शुरू होगा। माइनस यहां पे कंट्रीब्यूशन के बाद अगला क्या आता है? माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लान पे की सिचुएशन पे, ये मैच कर लेना। फिक्स कॉस्ट प्लान ए प्लान बी का, प्लान बी के हिसाब से है कि सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 के हिसाब से। तो क्वेश्चन बताएगा कि सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 के हिसाब से, मतलब 1 में फिक्स कॉस्ट से 15,000, तो यहां पे भी 15 आएगा, यहां पे भी 15 आएगा। 2 में 20,000 है तो यहां पे भी 20 आएगा, यहां पे भी 20 आएगा। जब हम फिक्स कॉस्ट लिख रहे होंगे तो इस कॉलम को देखेंगे, और जब हम इंटरेस्ट लिख रहे होंगे तो इस कॉलम को देखेंगे। प्लान ए में सेम लिखेंगे, प्लान बी में सेम लिखेंगे। इतना समझ लिया, क्वेश्चन खत्म, राइट। माइनस करेंगे इसमें से क्या? इंटरेस्ट। देखिए फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद जो आया वो क्या आ गया हमारा? EBIT कितना? 30,000 30,000 25,000 और 25,000। माइनस इसमें से कर देंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका डेट जो है वो 10,000 है, लेकिन प्लान ए में तो 10,000 का 20% कितना हो गया? 10,000 का 20% 2,000। तो 2,000 प्लान ए को देखना है, प्लान ए में 2,000 लिखना है, तो प्लान ए में यहां 2,000 लिखेंगे और यहां 2,000 लिखेंगे। ये सिचुएशन वाइज नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन वाइज डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है? प्लान के हिसाब से, ठीक है। और आगे गए, राइट। और उन्होंने प्लान बी का दिया 5,000 का 20%, 1,000 और 1,000। तो ये हमारा आ गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, 28,000 29,000 23,000 और 24,000, करेक्ट।
अब इसके बाद मेरी जरूरत है ही नहीं आपको, राइट। इसके बाद तो फॉर्मूले ही लगाने हैं ना, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, सारे में चार, 1 2 3 4 चारों पार्ट में। डीओएल जब करोगे तो डीओएल करोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, टीएफएल जब निकालोगे तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डीसीएल आ जाएगा, या कंट्रीब्यूशन को सीधा इससे डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। एक प्लान का हो गया। दूसरे प्लान में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी एंड सो ऑन, राइट। अब इसके बाद शायद मेरी जरूरत आपको नहीं है, यहीं तक मेरी जरूरत थी, राइट। यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। इसके बाद ये क्वेश्चंस आप आराम से कर लेना, राइट। इत्मीनान से इसके आंसर्स आ जाएंगे। अब केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना बचा है, जो आपको आता है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं हमारे इस चैप्टर के, जो कि रेशियो एनालिसिस और लिवरेजेस का मिक्सअप है। ये वाला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस और लिवरेजेस दोनों को कंबाइंड है। बिफोर गोइंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मुझे कुछ चीजें रिकॉल करवा दो यार। पी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा है क्या हमने कहीं? बताओ जरा। एक पी रेशियो इज इक्वल टू, पी रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस, करेक्ट? करेक्ट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एमपीएस पे आ जाता हूं क्या? तो मैं वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने ऐसे ऐसे कुछ समझ लिया जो हमको पहले से आते हैं, बस ये है कि अभी अगले क्वेश्चन में ये काम आएंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले वापस से लिख दिए, ठीक। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में ये बैकग्राउंड हमें काम आएगा कि ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो एमपीएस पे आते हैं, राइट। और एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो इससे आते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि देयरफॉर ईपीएस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला इसका भी बना लेते हैं। तो ईपीएस एक ही साइड रखूंगा, पी रेशियो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ईपीएस इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन पी रेशियो, ये फॉर्मूला भी बन सकता है, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स, मेरी जरूरत यहां पे भी नहीं थी आपको, बस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ने आपसे अब डीएफएल, डीओएल, डीसीएल नहीं पूछा, क्वेश्चन ने आपसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना पूछा। तो ये क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का है, लेकिन क्योंकि लिवरेजेस से लिंक है इसलिए यहां कवर कर दिया गया, राइट। बल्कि ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन कि पी&एल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में आपको दिया है पी रेशियो दिया है 3 टाइम्स, मार्केट प्राइस दिया है 18, राइट। पी रेशियो मार्केट प्राइस का क्या कनेक्शन है अभी हमने फॉर्मूले में सीखा ही। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है 10,000, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है 1,000। वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इक्विटी की वैल्यू भी 1 लाख है और प्रेफरेंस की वैल्यू भी 1 लाख है, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2:1, 2:1 मतलब 2 ही होता है, 2/1। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ये भी 2/1 मतलब 2:1 ही है। इनकम टैक्स 40, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल इज 60, राइट। यानी कि कंट्रीब्यूशन हम बोले तो 40, राइट। पीवी रेशियो जिसको आप बोल सकते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, राइट। तो 100 में से अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लेस करते हैं तो भी कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया लेकिन डेट का अमाउंट नहीं दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। करे क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन जब करो आप, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन का करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट पहले से बना लो, ज्यादा बेहतर होगा। स्टेटमेंट आप पहले से बना लो। स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से होती है? सेल से। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी नहीं पता हमको, एक भी अमाउंट हमारे पास नहीं है, बस फॉर्मेट बना के रख रहे हैं, तो हमें ये पता लगेगा कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई और कब कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो आएगा EBIT। माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो आएगा EBT। माइनस करेंगे टैक्स तो आएगा EAT, जिसको आप PAT भी बोल सकते हो, ठीक है। माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये भी है हमारे पास, इस क्वेश्चन में पहली बार आया प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर करते हैं हम तो क्या आता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो आता है ईपीएस। इस ईपीएस को मल्टीप्लाई पी रेशियो करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई पी रेशियो करते हैं तो आता है एमपीएस। अगर ये बना दिया ना तो बहुत हद तक आपके पास, अब जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको लिखते चलो। क्या एमपीएस गिवन है क्वेश्चन में, बोले हाँ गिवन है यार, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर 18, तो एमपीएस लिख लो, एमपीएस लिख लो 18। पी रेशियो गिवन है क्या, हाँ बोले 3 गिवन है, तो ईपीएस कितना रहा होगा, राइट, एमपीएस डिवाइडेड बाय पी, अभी पढ़ा हमने, राइट, शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है क्या, हाँ बोले गिवन है यार 10,000, 10,000 गिवन है, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना रहा होगा, बोले 60,000। नॉर्मल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड बोले ये कैसे निकालेंगे यार, ये तो इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रेफरेंस की देखो वैल्यू है 1,000 इंटू 100, 1 लाख, 1 लाख का 12%, बोले हाँ ये भी आ गया 12,000। तो ये कितना रहा होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 60,000, राइट, प्लस 12 कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, प्लस 12 कर देंगे, मतलब ये 72,000 रहा होगा, 72। और हमारे पास क्या टैक्स रेट है क्या, बोले हाँ यार ये भी है, टैक्स रेट कितना 40%, टैक्स रेट इज 40%। तो ये 40% अगर टैक्स रेट है तो ध्यान से सुनना, एट द रेट 40%, तो ये वाला अमाउंट क्या 60% रहा होगा क्या, ये वाला अमाउंट 60% रहा होगा, ये 40% है, ये 100% है, 100 में से 40 लेस हुआ तो कितना बचा 60, तो 72,000 60% के इक्वल है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 72,000 डिवाइडेड बाय 60% वाला बटन करेंगे, 72,000 डिवाइडेड बाय 60% वाला बटन करेंगे तो आएगा 120, 120 हमारा क्या हो गया, 120 हमारा हो गया ईबीटी, तो टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट, 120 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, करेक्ट। इसके बाद मेरी कहानी रुक जाएगी, इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब इसके बाद मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा रेशियो से, तो आप मुझे सोच के बताना कि DOL का रेशियो है एक मेरे पास और एक DFL का रेशियो है। DOL का रेशियो में होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ना मेरे पास कंट्रीब्यूशन है ना मेरे पास EBIT है। अब दो में से एक एलिमेंट होता तो शायद मैं इसको सॉल्व करके दूसरा निकाल लेता, पर ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो मैं DOL तो अभी नहीं लगा सकता, लेकिन क्या DFL लगा सकता हूं मैं। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, लेकिन यहां इस टॉपिक में ये ध्यान रखना प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने शॉर्ट लिखा है डिवाइड बाय 1 माइनस टी, करेक्ट। अब DFL है 2, मेरे पास सब कुछ है, केवल EBIT मिसिंग है, तो EBIT निकाल लूंगा, EBIT डिवाइडेड बाय EBT तक तो मैं पहुंच ही चुका हूं। EBT बोले कहां गया कहां गया कहां गया, EBT 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस 1,20 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है 12,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.40, राइट। तो देयरफॉर EBIT इज इक्वल टू व्हाट, निकाल के बताओ जरा EBIT, हो जाओ शुरू, 30 सेकेंड्स का टाइम, 30 सेकेंड्स के बाद मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। पहले इसको सॉल्व करो, फिर 1,20,000 में से लेस करो, राइट, 1,20,000 में से लेस करोगे तो आएगा आपका यहाँ पे कुछ अमाउंट, राइट, अभी नहीं बता रहा, 30 सेकंड नहीं हुआ है। फिर वो जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आ जाएगा EBIT, तो इट्स कमिंग 2 लाख। ये आपका आया होगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1 लाख, 1 लाख जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 लाख आ गया। चलो EBIT भी आ गया, EBIT 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया तो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ गया क्या, राइट। 2 लाख में से हमने इंटरेस्ट लेस किया तो 1,20 पे पहुंचे, मतलब 80,000 इंटरेस्ट रहा होगा। अब EBIT है आपके पास और DOL का फॉर्मूला है, तो क्या कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाओगे, बोला हाँ यार पहुंच जाएंगे। DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब DOL 2 टाइम्स है, 2:1 है तो 2/1 2 ही हो गया। कंट्रीब्यूशन तो नहीं है लेकिन EBIT आ गया 2 लाख, EBIT आ गया 2 लाख, तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 लाख, करेक्ट। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है।
ये वर्किंग नोट नंबर 1। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4 लाख। तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख। और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एट द रेट 60% है, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना होगा 40%। तो 4 लाख अगर 40% का अमाउंट है तो सेल आ गई क्या 10 लाख, तो ये हो जाएगा 6 लाख। आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट तैयार है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया ए। अब बी पार्ट पे अगर हम जाएं तो बी पार्ट में इन्होंने पूछा है बैलेंस शीट, तो बी पार्ट पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बड़ी नॉर्मल सी बनेगी, जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही बनेगी, जितनी नहीं है उसके बाद हम बची हुई एजम्पशन लेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा बन जाएगा एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, एक बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी 1 लाख, दोनों नॉर्मल है। एक बन जाएगा डेट। बोले यार डेट कहां से आएगा यार, क्वेश्चन में डेट तो कहीं नहीं दिया। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 80,000, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और 80,000 हम निकाल चुके हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो आप इसमें 80,000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो 80,000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और 10% रेट रहा है, तो डेट कितना रहा होगा। बोले सर 8 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाय 10%, 8 लाख, करेक्ट, ये अमाउंट आ गया। एक और चीज है जो आपको लिखनी होगी इसमें, राइट, वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि जो एट द एंड सबसे लास्ट में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बचा उसको हमने डिविडेंड के फॉर्म में बांटा थोड़ी, ये तो इंफॉर्मेशन ही नहीं क्वेश्चन है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस में गया होगा। तो ये 60,000 को हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देंगे, राइट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60,000, करेक्ट। तो ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया 10,60,000, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 10,60,000। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे टोटल फिक्स असेट, टोटल असेट्स, फिक्स असेट करंट असेट दोनों आ जाएगा, टोटल असेट इज इक्वल टू 10,60,000, करेक्ट। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बस क्वेश्चन में इतना ही एक्सपेक्ट किया गया है आपसे। ये सारे टाइप के लीवरेजेस के क्वेश्चन हमने यहाँ करने की कोशिश की, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चन जब तक आप कोई भी पास्ट एग्जाम के उठा के प्रैक्टिस नहीं करोगे आज के आज, तो आपके लिए 100% हेल्पफुल ये रिवीजन नहीं होगा, राइट। तो स्पीडली फटाफट से अभी उठाओ, राइट, और पास्ट एग्जाम के कोई भी 4 5 क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि लिवरेजेस टॉपिक में इसके अलावा और कुछ नहीं है। श्योर, चलो, तो शायद विद इन टारगेट टाइम, हम टारगेट से और शायद 2 4 मिनट 5 मिनट जल्दी है कि हमने बोला था 1 घंटे के आसपास में हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे, और 1 घंटे के आसपास में ये टॉपिक हमारा फिनिश भी हुआ। तो चलो, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं, एक वादे के साथ कि अगले रिवीजन लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, राइट। अगले रिवीजन लेक्चर में मिलने से पहले आप होमवर्क जरूर कर लेना। डाउट अगर कुछ है तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फ़ोन पे पूछ सकते हैं, राइट। और एग्जाम टाइम पे तो बिंदास होकर किसी भी टाइम फ़ोन लगाना, उसके अलावा भी लगा सकते हो, पर एग्जाम टाइम पे मैं उठाऊंगा। उसके अलावा अगर रात को 11 12 बजे के बाद लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर एग्जाम टाइम पे फ़ोन चालू है, किसी भी टाइम पे बिंदास होकर फ़ोन लगाओ, राइट। डाउट आए तो पूछो, और भी कोई गाइडेंस में ज़रूरत पड़ रही हो कि सर ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, या ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है, तो बिल्कुल उस केस में भी आप बिंदास होकर फ़ोन लगाओ, ठीक है। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर तक के लिए बाय बाय।